16 अप्रैल 2019 को दिल्ली के पॉश इलाके डिफेंस कॉलोनी से एक चौंका देने वाली खबर सामने आई थी। ये खबर रोहित शेखर के बारे में थी। जी हां, वही रोहित शेखर जो अपनी जिंदगी के ज्यादातर सालों में अपनी पहचान के लिए खुद अपने ही पिता से कानूनी जंग लड़ता रहा और आखिरकार इस जंग में उसे जीत भी मिली। लेकिन इससे पहले कि रोहित अपने पिता की विरासत को संभालकर अपनी बाकी की जिंदगी शान से जीता, उसके साथ अचानक एक अनहोनी हो गई। दरअसल नारायण दत्त तिवारी कांग्रेस के एक कद्दावर नेता थे। ज्यादातर लोग उन्हें एनडी तिवारी के नाम से जानते हैं। वो 3 बार उत्तर प्रदेश के और 1 बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे। एनडी तिवारी विदेश मंत्री और वित्त मंत्री के अलावा आंध्र प्रदेश के राज्यपाल भी रह चुके थे। लेकिन जब वो आंध्र प्रदेश के राज्यपाल थे तो उस समय एक तेलुगु चैनल ने उनका एक वीडियो प्रसारित किया था। उस वीडियो में एनडी तिवारी राजभवन के बिस्तर पर 3 महिलाओं के साथ आपत्तिजनक स्थिति में दिखे थे, जिसकी वजह से एनडी तिवारी को अपने पद से इस्तीफा भी देना पड़ा था। बात यहां पर भी खत्म नहीं हुई। नारायण दत्त तिवारी एक बार फिर तब चर्चाओं में आए जब दिल्ली के रहने वाले रोहित शेखर नाम के एक लड़के ने यह दावा किया कि एनडी तिवारी उसके पिता हैं। हालांकि एनडी तिवारी रोहित शेखर के सभी आरोपों को नकारते रहे, लेकिन फिर भी रोहित शेखर और उसकी मां उज्ज्वला अपनी बात पर डटे रहे, जिसकी वजह से साल 2008 में यह मामला कोर्ट में पहुंच गया और फिर कोर्ट के निर्देश पर एनडी तिवारी का डीएनए टेस्ट कराया गया, जो कि रोहित शेखर के डीएनए से मैच कर गया। और इस तरह आखिरकार एनडी तिवारी को उज्ज्वला और उसके बेटे रोहित शेखर को अपनाना पड़ा। इसके बाद साल 2014 में करीब 89 साल की उम्र में एनडी तिवारी ने उज्ज्वला शर्मा से शादी कर ली। 18 अक्टूबर 2018 को दिल्ली में एनडी तिवारी की मृत्यु हो गई। पिता की मौत के कुछ ही महीनों बाद साल 2019 में रोहित शेखर तिवारी की भी बहुत ही संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। दोस्तों, आज की ये कहानी उसी रोहित तिवारी की है। दरअसल रोहित शेखर को पिता का नाम मिलने के बाद उनकी मां उज्ज्वला अपने बेटे के लिए बहू की तलाश में जुट गई। वहीं रोहित शेखर ने भी एक मैट्रिमोनियल वेबसाइट पर अपनी प्रोफाइल बना ली। फिर साल 2017 में मैट्रिमोनियल वेबसाइट पर रोहित शेखर को अपूर्वा शुक्ला नाम की एक लड़की पसंद आ गई। अपूर्वा शुक्ला इंदौर की रहने वाली थी और वो सुप्रीम कोर्ट में वकील थी। साथ ही अपूर्वा के पिता पीके शुक्ला इंदौर कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष थे। रोहित ने अपनी मां उज्ज्वला को भी अपूर्वा की प्रोफाइल दिखाई। अपूर्वा उन्हें भी बहुत अच्छी लगी। उधर अपूर्वा भी रोहित की प्रोफाइल से बहुत प्रभावित हुई थी। रोहित ने बायो में पिता का नाम एनडी तिवारी लिखा हुआ था। साथ ही उसने पिता एनडी तिवारी के पदों का भी सिलसिलेवार ब्यौरा दिया हुआ था। एक्स सीएम यूपी, उत्तराखंड केंद्रीय मंत्री, गवर्नर। क्योंकि अपूर्वा को राजनीति में भी बहुत दिलचस्पी थी, इसलिए उसे रोहित के साथ अपना भविष्य मजबूत होता दिखा, तो रोहित और अपूर्वा ने एक दूसरे से मिलने का फैसला किया। उन दोनों की पहली मुलाकात लखनऊ में हुई थी। उनकी ये मुलाकात बहुत अच्छी रही। उन दोनों के बीच तुरंत ही दोस्ती हो गई और फिर आगे चलकर वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गए। वो दोनों करीब 1 साल तक लिव इन रिलेशनशिप में भी रहे। रोहित शेखर की मां के मुताबिक रोहित और अपूर्वा जनवरी 2018 में एक दूसरे से दूर हो गए थे और ये दूरी उन दोनों के बीच मार्च 2018 तक रही। रोहित की मां उज्ज्वला का कहना था कि ये दूरी उनके बेटे रोहित ने ही बनाई थी। वो अपूर्वा से शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन 2 अप्रैल 2018 को रोहित और अपूर्वा दोनों अचानक उज्ज्वला के पास गए और एक दूसरे से शादी करने की इच्छा जाहिर की। और फिर 12 मई 2018 को रोहित शेखर और अपूर्वा ने दिल्ली के एक 5 स्टार होटल में शादी कर ली। शादी में कई वरिष्ठ राजनेता, अफसर और दिल्ली के कई जाने माने लोग भी शामिल हुए। बेटे रोहित की शादी से उज्ज्वला बहुत खुश थी। रोहित और अपूर्वा भी बहुत खुश थे। शादी के बाद अपूर्वा दिल्ली के रिहायशी इलाके में रोहित के डिफेंस कॉलोनी वाले घर में रहने लगी। वहीं रोहित की मां उज्ज्वला देवी तिलक लेन के सरकारी आवास में रहती थी। रोहित और अपूर्वा की शादी को अभी 1 साल होने ही वाला था कि तभी अचानक तिवारी परिवार में एक बेहद दुखद घटना हो गई। 16 अप्रैल 2019 की शाम को रोहित शेखर की तबीयत खराब हो गई। उन्हें एम्बुलेंस से हॉस्पिटल ले जाया गया। जब डॉक्टरों ने रोहित शेखर की जांच की तो पता चला कि रोहित शेखर की मौत हो चुकी है।
यानी डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इसके बाद रोहित के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। रोहित की इस अचानक मौत ने पूरे परिवार को सदमे में डाल दिया था। पत्नी अपूर्वा, जिसकी शादी को अभी 1 साल भी नहीं गुजरा था, वो विधवा हो गई। अपूर्वा का रो रोकर बुरा हाल हो गया। साथ ही रोहित की मां उज्ज्वला, भाई सिद्धार्थ, पत्नी अपूर्वा, इन सभी का कहना था कि रोहित शेखर की स्वाभाविक मौत हुई है, क्योंकि रोहित शेखर काफी दिनों से दिल की बीमारी से जूझ रहे थे। लेकिन जब 19 अप्रैल को रोहित शेखर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो सभी हैरान रह गए। एम्स हॉस्पिटल में 3 डॉक्टरों के एक पैनल ने रोहित के शव का पोस्टमार्टम किया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि रोहित की मौत दम घुटने और गला दबाने से हुई है। साथ ही रोहित के गले पर चोट के निशान भी मिले थे। रिपोर्ट के मुताबिक रोहित की मौत का समय 15 से 16 अप्रैल की रात करीब 1 बजे का था। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने तुरंत हत्या का मामला दर्ज करके ये केस दिल्ली क्राइम ब्रांच को सौंप दिया। क्राइम ब्रांच ने तुरंत ही अपनी जांच शुरू कर दी। रोहित की मौत से करीब 5 दिन पहले की बात है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव होने वाले थे। पहले चरण का मतदान 11 अप्रैल को हुआ था। जांच में पता चला रोहित शेखर और उनकी मां उज्ज्वला भी 11 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के इलेक्शन में वोट डालने के लिए अपनी कार से उत्तराखंड काठगोदाम गए थे, जबकि अपूर्वा दिल्ली में ही रुक गई थी। रोहित की मां उज्ज्वला दूसरी कार में थी। वो रोहित की कार के साथ ही चल रही थी और जब मतदान हो गया तो वो लोग वहीं ठहर गए और फिर 15 अप्रैल की रात लगभग 9:45 पर रोहित और उनकी मां वापस दिल्ली आ गए। उधर से लौटते समय रोहित की कार उनका ड्राइवर अखिलेश चला रहा था। अखिलेश के बगल में उनका नौकर गोलू बैठा था। वहीं पिछली सीट पर रोहित शेखर, उनकी एक महिला रिश्तेदार और एनडी तिवारी के समय उनका काम देखने वाले राजीव जी बैठे थे। रोहित के पास जो महिला रिश्तेदार बैठी थी उसका नाम कुमकुम था। कुमकुम, उसका पति और उनका बेटा कार्तिक रोहित की मां उज्ज्वला के साथ ही रहते थे और वो रोहित के परिवार के सदस्य जैसे ही थे, क्योंकि वो महिला रोहित के ममेरे भाई की पत्नी थी, इसलिए वो रिश्ते में रोहित की भाभी लगती थी। खैर, दिल्ली पहुंचकर उज्ज्वला अपने तिलक लेन वाले सरकारी आवास पर चली गई और फिर रात करीब 10:45 पर वो डिनर के लिए अपनी उस महिला रिश्तेदार कुमकुम के साथ डिफेंस कॉलोनी में रोहित के घर आ गई। सबने वहीं पर डिनर किया। हालांकि उस समय तक रोहित पूरी तरह से स्वस्थ लग रहा था, लेकिन वो नशे की हालत में था। डिनर करने के बाद रोहित ने अपनी मां और उस महिला रिश्तेदार को उनकी कार तक छोड़ दिया। उज्ज्वला उस महिला के साथ करीब 11:30 बजे फिर से तिलक नगर के लिए निकल गई। अगले दिन यानी 16 अप्रैल 2019 की दोपहर 2 बजे के आसपास उज्ज्वला अपने सरकारी आवास से बेटे रोहित शेखर के डिफेंस कॉलोनी वाले घर पर पहुंची। वहां पर उज्ज्वला अपनी बहू अपूर्वा से मिली। उन्होंने अपूर्वा से अपने बेटे रोहित के बारे में पूछा तो उसने बताया कि रोहित तो रात से ही सो रहा है, क्योंकि घर के सभी लोग जानते थे कि रोहित को इंसोम्निया यानी अनिद्रा की बीमारी है। वो देर रात तक जगा रहता है और दिन में काफी देर से सोकर उठता है। इसीलिए उज्ज्वला ने भी बेटे रोहित को उठाने की कोशिश नहीं की और वो रोहित के ड्राइवर अखिलेश को साथ लेकर साकेत के मैक्स हॉस्पिटल चली गई। वहां पर उन्हें डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेना था। उधर डिफेंस कॉलोनी में शाम के करीब 4 बजे अपूर्वा ने अपने नौकर गोलू को रोहित को जगाने के लिए उसके कमरे में भेजा। लेकिन जब गोलू रोहित के रूम में गया तो उसने देखा कि रोहित अपने बिस्तर पर बेहोश पड़ा हुआ है और उसके नाक से खून बह रहा है। इसके बाद अपूर्वा ने तुरंत फोन करके अपनी सास उज्ज्वला को रोहित के बीमार होने की खबर दी। उस समय उज्ज्वला मैक्स हॉस्पिटल में ही थी। अपने बेटे के बारे में यह खबर सुनकर उज्ज्वला घबरा गई। उन्होंने तुरंत मैक्स हॉस्पिटल से अपने बेटे के घर एक एम्बुलेंस भेजने को कहा और तुरंत ही हॉस्पिटल से एक एम्बुलेंस डिफेंस कॉलोनी की ओर दौड़ने लगी। उस एम्बुलेंस में उज्ज्वला भी बैठी थी। जब एम्बुलेंस डिफेंस कॉलोनी में रोहित के घर पर पहुंची तब उज्ज्वला ने देखा कि उनकी बहू अपूर्वा अपने पति रोहित को कार से ही हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश कर रही थी। इसके बाद जल्दी जल्दी रोहित को कार से निकालकर एम्बुलेंस में रखा गया और उसे मैक्स हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन वहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस तरह क्राइम ब्रांच के सामने रोहित शेखर की मौत से पहले तक की सारी घटना साफ हो गई थी।
इसके बाद रोहित शेखर की मौत के राज से पर्दा उठाने के लिए दिल्ली क्राइम ब्रांच पुलिस ने उनके डिफेंस कॉलोनी वाले घर के अंदर और बाहर लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू किया। इसी दौरान पुलिस को पता चला कि रोहित शेखर की मौत वाले दिन घर के अंदर रोहित के अलावा 6 लोग मौजूद थे, जिनमें उसका भाई सिद्धार्थ, पत्नी अपूर्वा, नौकर गोलू, मार्था, डिम्पी और ड्राइवर अखिलेश। इनके अलावा घर में गोलू के 3 बच्चे भी मौजूद थे। सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक उनके अलावा ना तो कोई व्यक्ति बाहर से घर के अंदर आया था और ना ही कोई घर से बाहर गया था। यानी इससे ये तो कंफर्म हो गया था कि रोहित के कत्ल में जरूर घर के ही किसी व्यक्ति का हाथ है। घर के ग्राउंड फ्लोर पर उज्ज्वला के बड़े बेटे सिद्धार्थ का कमरा था और ग्राउंड फ्लोर के पिछले हिस्से में नौकरानी डिम्पी रहती थी। वहीं फर्स्ट फ्लोर यानी पहली मंजिल पर रोहित का कमरा था, फिर अपूर्वा का कमरा और फिर ड्राइवर अखिलेश का कमरा था। अपूर्वा और रोहित दोनों अलग अलग कमरों में रह रहे थे। वहीं नौकर गोलू और उसका परिवार दूसरी मंजिल पर रहता था। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि उस घर में 7 सीसीटीवी कैमरे लगे थे, जिनमें से रोहित के कमरे के पास वाला सीसीटीवी कैमरा काम ही नहीं कर रहा था, या फिर शायद किसी ने जानबूझकर उसे खराब कर दिया था। इसीलिए क्राइम ब्रांच को ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पर जाने वाली सीढ़ियों पर लगे सीसीटीवी कैमरे पर ही निर्भर रहना पड़ा और फिर उसी सीसीटीवी कैमरे की फुटेज के आधार पर क्राइम ब्रांच की टीम ने 3 संदिग्धों को चिन्हित किया। क्योंकि रात का खाना खाने के बाद रोहित रात 11 बजे के बाद पहली मंजिल पर गया था। उसके बाद ड्राइवर अखिलेश रात करीब 11:30 बजे पहली मंजिल पर आया। फिर नौकर गोलू करीब 12 बजे पहली मंजिल पर आया और फिर रात करीब 12:30 बजे के बाद रोहित की पत्नी अपूर्वा पहली मंजिल पर जाते हुए दिखी। इसलिए जांच अधिकारियों का शक नौकर गोलू, ड्राइवर अखिलेश और रोहित की पत्नी अपूर्वा इन तीनों पर ही जा रहा था। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रोहित की मौत का जो समय था वो रात करीब 1 बजे का था और उस समय सीसीटीवी फुटेज में पहली मंजिल पर पत्नी अपूर्वा की ही मौजूदगी दिख रही थी। साथ ही क्राइम ब्रांच की टीम तिवारी परिवार की प्रॉपर्टी को देखते हुए प्रॉपर्टी एंगल से भी इस मामले की जांच कर रही थी। क्राइम ब्रांच को एक बात यह भी पता चली कि एनडी तिवारी ने रोहित के नाम कोई भी संपत्ति नहीं की हुई थी। यानी रोहित और उसके परिवार के पास जो भी पैसा था वो फिक्स डिपॉजिट में रखा था, जबकि डिफेंस कॉलोनी वाला घर जिसमें रोहित रहता था वो भी रोहित की मां उज्ज्वला के नाम पर था। उज्ज्वला की वसीयत में घर की कीमत का 60% हिस्सा उनके बेटे रोहित शेखर को और 40% हिस्सा उनके दूसरे बड़े बेटे सिद्धार्थ को मिलना था। और अगर उन दोनों भाइयों में से किसी एक भाई की मौत हो जाती तो उसका हिस्सा दूसरे भाई को मिल जाता, क्योंकि उज्ज्वला के बड़े बेटे सिद्धार्थ ने शादी नहीं की थी। इसलिए सिद्धार्थ ने रोहित की मौत से कुछ समय पहले ही ये ऐलान कर दिया था कि वो अपना हिस्सा उस महिला रिश्तेदार के बेटे के नाम कर देंगे, जिस महिला रिश्तेदार का परिवार काफी समय से उनके परिवार के साथ रह रहा था। क्राइम ब्रांच ने इस पूरे मामले में जितने भी लोगों से पूछताछ की, उनमें रोहित की पत्नी अपूर्वा की भूमिका सबसे संदिग्ध लग रही थी, क्योंकि एक तो सीसीटीवी के मुताबिक रोहित की मौत के समय पहली मंजिल पर अपूर्वा ही मौजूद थी, और दूसरा ये कि जब रोहित 16 तारीख की शाम तक सोया रहा तो उसके बीच में अपूर्वा ने उसे एक बार भी क्यों नहीं जगाया। डिफेंस कॉलोनी में 15-16 अप्रैल की रात को जितने भी लोग उस घर में मौजूद थे, पुलिस ने उन सभी लोगों को अलग अलग रखा था। उन्हें एक दूसरे से बात नहीं करने दी गई थी। उन सभी लोगों के मोबाइल की भी जांच की गई। मोबाइल जांच में पुलिस का शक एक बार फिर से अपूर्वा की ओर चला गया, क्योंकि जब पुलिस ने अपूर्वा के मोबाइल की डिटेल्स चेक करने की कोशिश की तो पता चला कि उसने घटना वाले दिन की कई जानकारियों को अपने मोबाइल फोन से डिलीट कर दिया था। इसके बाद क्राइम ब्रांच ने जब अपूर्वा और रोहित के रिश्तों के बारे में पता लगाना शुरू किया तो पता चला रोहित और अपूर्वा के रिश्ते शुरू से ही ठीक नहीं थे। अपूर्वा की राजनीतिक चाहत ने उनके रिश्तों में दरार डाली थी। उज्ज्वला तिवारी ने आरोप लगाया था कि अपूर्वा ने रोहित से सिर्फ इसलिए शादी की थी क्योंकि वो एक दिग्गज नेता एनडी तिवारी का बेटा था। अपूर्वा को लगता था कि रोहित से शादी करने के बाद उसे इंदौर में चुनाव लड़ने के लिए टिकट मिल जाएगा। इसके अलावा शादी के कुछ ही दिनों बाद अपूर्वा अपने मायके वालों के लिए यानी अपने माँ बाप के लिए रोहित से एक अलग घर की मांग करने लगी थी, जिसे रोहित टालता जा रहा था।
इस बात को लेकर भी उन दोनों के बीच काफी झगड़े होते रहते थे। फिर आगे चलकर उनके रिश्ते तब और ज्यादा खराब हो गए जब अपूर्वा को रोहित के एक महिला के साथ संबंधों के बारे में पता चला, और वो महिला कोई और नहीं बल्कि रोहित की वही महिला रिश्तेदार थी जो उत्तराखंड से दिल्ली आते समय रोहित के साथ कार में बैठी थी और जो काफी समय से रोहित की मां उज्ज्वला तिवारी के साथ रहती थी। रोहित और उस महिला रिश्तेदार के बीच की नजदीकियों को लेकर अपूर्वा और रोहित में अक्सर झगड़े होते रहते थे। शादी के कुछ ही महीनों बाद रोहित और अपूर्वा ये समझ गए थे कि उन दोनों की शादी अब ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाएगी। इसी बीच 29 मई 2018 को अपूर्वा अपने माता पिता के घर रहने चली गई। फिर जुलाई के महीने में वो वापस रोहित के घर यानी अपनी ससुराल चली आई। इसके बाद उसने अपने पति रोहित को तलाक का नोटिस भेज दिया। रोहित शेखर उस समय हृदय रोग से पीड़ित थे और वो मैक्स हॉस्पिटल में एडमिट थे। अपूर्वा मैक्स हॉस्पिटल में ही पहुंच गईं। वहां पर भी उन दोनों पति पत्नी में जमकर बहस हुई। हालांकि उन दोनों में जल्द ही सुलह भी हो गई और वो दोनों एक बार फिर से डिफेंस कॉलोनी वाले घर में एक साथ रहने लगे। रोहित और अपूर्वा के बीच ये सुलह बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाई। इसके बाद साल 2019 के मार्च महीने में रोहित और अपूर्वा के बीच एक बार फिर से बहुत बड़ा झगड़ा हुआ, जिसके बाद अपूर्वा अपने माँ बाप के घर लौट गई। वो 30 मार्च को फिर रोहित के डिफेंस कॉलोनी वाले घर लौट आई। रोहित शेखर की मां उज्ज्वला तिवारी ने भी इस बात का दावा किया था कि उनके बेटे और अपूर्वा के रिश्ते बहुत तनावपूर्ण थे। उनका कहना था कि अपूर्वा का परिवार बहुत लालची है और वो उनके बेटों की प्रॉपर्टी हथियाना चाहते थे। इन सब बातों के बाद जांच अधिकारियों ने अपूर्वा से सख्ती से पूछताछ करनी शुरू कर दी। अपूर्वा पूछताछ के दौरान बार बार अपने बयान बदल रही थी, जिसकी वजह से जांच अधिकारियों का शक उस पर और भी ज्यादा गहराता चला गया। घर में मौजूद नौकरों से पूछताछ में पता चला कि घटना वाली रात को भी अपूर्वा और रोहित के बीच बहुत लड़ाई हुई थी। वहीं अपूर्वा इस लड़ाई वाली बात से इनकार कर रही थी। उसने बताया कि घटना वाले दिन उसकी रोहित से कोई भी बातचीत नहीं हुई थी। अपूर्वा ने बताया कि रोहित तो पूरे समय अपने कमरे में सोया रहा था। क्राइम ब्रांच की सख्ती, लगातार पूछताछ और सबूतों को अपने खिलाफ जाते देख आखिरकार अपूर्वा टूट गई और उसने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया कि रोहित शेखर की हत्या उसी ने की है। अपूर्वा शुक्ला तिवारी को 24 अप्रैल 2019 को अरेस्ट कर लिया गया क्योंकि रोहित की हत्या की पहले से कोई प्लानिंग नहीं की गई थी। जांच में खुलासा हुआ था कि रोहित की हत्या की वजह एक वीडियो कॉल थी जो 15 अप्रैल को अपूर्वा ने रोहित को उत्तराखंड से दिल्ली लौटते हुए की थी। दरअसल जब अपूर्वा ने 15 अप्रैल की शाम को करीब 7:30 बजे रोहित को वीडियो कॉल किया था तो फोन नौकर गोलू ने उठाया, जो ड्राइवर के पास वाली सीट में बैठा था। हालांकि बाद में उसने फोन रोहित को दे दिया था। रोहित से बात करते समय अपूर्वा की नजर रोहित के पास बैठी उस महिला रिश्तेदार यानी कुमकुम पर पड़ गई, जिसे लेकर उन दोनों की अक्सर लड़ाई होती रहती थी। अपूर्वा तब और भी ज्यादा भड़क गई जब उसने देखा कि रोहित और वो महिला कार में एक साथ शराब पी रहे थे। इसके बाद रोहित ने कॉल काट दिया। उस समय तो अपूर्वा ने उसे कुछ नहीं कहा और वो खून का घूंट पीकर रह गई। दरअसल अपूर्वा रोहित की उस महिला रिश्तेदार से बहुत चिढ़ती थी। अपूर्वा को लगता था कि वो महिला रिश्तेदार ये चाहती है कि रोहित अपनी संपत्ति का कुछ हिस्सा उसके बेटे को दे दे, क्योंकि वो महिला अक्सर कहती रहती थी कि मेरा बेटा कार्तिक भी तो आपके घर का ही बच्चा है। साथ ही अपूर्वा ये भी महसूस करने लगी थी कि रोहित को भी उसके बच्चे से कुछ ज्यादा ही लगाव था और कहीं ना कहीं अपूर्वा को यह शक भी था कि वो बच्चा रोहित का ही है। उसे लगता था आगे चलकर वो बच्चा भी संपत्ति में हिस्सेदार बन जाएगा। वहीं रोहित के भाई शेखर ने तो पहले ही अपने हिस्से की संपत्ति उसी महिला रिश्तेदार के बेटे के नाम करने का ऐलान कर दिया था। इस बात से भी अपूर्वा बहुत चिढ़ी हुई थी। उसे लगता था कि रोहित की संपत्ति में उसे कुछ भी नहीं मिल पाएगा और यही वजह थी कि उस दिन रोहित को उस महिला के साथ कार में एक साथ शराब पीते देखकर अपूर्वा भड़क गई थी। 15 अप्रैल की रात को रोहित और घर के सभी सदस्य दिल्ली लौट आए थे और डिफेंस कॉलोनी वाले घर में ही उन सब ने मिलकर डिनर भी किया था। तब अपूर्वा ने देखा था कि रोहित तो नशे में था ही, साथ ही उसकी महिला रिश्तेदार भी नशे में थी। डिनर करने के बाद जब रोहित की मां और वो महिला तिलक लेन वाले सरकारी आवास पर चले गए तो तब अपूर्वा का पारा गर्म होने लगा।
अपूर्वा ने जल्दी जल्दी अपना डिनर खत्म किया और फिर उसने टीवी पर कुछ समय तक क्राइम शो सावधान इंडिया देखा। फिर 15 और 16 तारीख की दरमियानी रात को करीब 12:30 बजे वो ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर गई। वहां उसने अपने कपड़े चेंज किए। फिर वो रोहित के कमरे में आ गई। अपूर्वा ने देखा कि रोहित आधी नींद में अपने बिस्तर पर पड़ा हुआ है। अपूर्वा को यह भी पता था कि रोहित नशे में है। इसके बावजूद भी अपूर्वा उससे बात करने की कोशिश करने लगी। अपूर्वा ने रोहित से पूछा कि जब तुम कार में शराब पी रहे थे तो क्या उस समय तुम्हारे साथ वो महिला भी शराब पी रही थी? इस पर रोहित ने कहा कि हाँ, हम दोनों साथ में ही पी रहे थे, बल्कि हम दोनों एक ही ग्लास में पी रहे थे। ये बात सुनकर अपूर्वा गुस्से से पागल हो गई। वो गुस्से में रोहित को मारने पीटने लगी। इसके बाद अपूर्वा रोहित के ऊपर बैठ गई और उसका गला दबाने लगी। क्योंकि रोहित नशे में था, इसलिए वो अपूर्वा का विरोध नहीं कर पा रहा था। इसके बाद अपूर्वा ने तकिया उठाया और उससे रोहित का मुंह दबा दिया, जिसकी वजह से रोहित की मौत हो गई। क्योंकि अपूर्वा सुप्रीम कोर्ट में वकील थी, तो उसे सारी चीजों के बारे में पता था कि अब आगे पुलिस कैसे जांच करेगी और क्या क्या जांच करेगी। अपनी सोच के मुताबिक उसने रोहित के रूम से सारे सबूतों को मिटाने की कोशिश की। और तो और उसने रोहित के कमरे के पास वाले सीसीटीवी कैमरे को भी खराब कर दिया था। और जब उसे पूरी तरह से यकीन हो गया कि उसके पति रोहित की सांसें थम चुकी हैं और कमरे के अंदर से उसने सारे सबूत नष्ट कर दिए हैं, तब वो रोहित के कमरे से बाहर निकल गई। उसे लगा था कि रोहित की मौत की वजह उसके दिल की बीमारी को ही समझा जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अपूर्वा ने जांच अधिकारियों को बताया कि उसे उस रात नींद नहीं आ रही थी और साथ ही उसने ये भी बताया कि उसने रोहित को मारकर काफी अरसे के बाद खुद को आजाद महसूस किया था। और फिर अगली सुबह 11 बजे अपूर्वा अपने कमरे से नीचे आई। वो इस बात का इंतजार करने लगी कि कोई रोहित के कमरे में उसे जगाने के लिए जाए, लेकिन उस दिन रोहित को जगाने कोई भी नहीं गया। इसके बाद थक हार कर उसने ही नौकर गोलू को रोहित के कमरे में भेजा, जिसने रोहित की नाक से खून बहते और उसे बेहोश पड़े देखा। जिसके बाद ये सारी बातें खुलकर सामने आई। अपूर्वा ने पुलिस को बताया कि रोहित उससे प्यार नहीं करता था, वो उसके माता पिता की भी इज्जत नहीं करता था और रोहित की मां उज्ज्वला उसे हर समय ताना मारती रहती थी। खैर, इसके बाद अपूर्वा के खिलाफ चार्जशीट तैयार करके उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। इसके बाद यह केस कोर्ट में चलता रहा। फिर 3 साल के बाद ट्रायल कोर्ट ने अपूर्वा को जमानत दे दी। इसके बाद रोहित की मां उज्ज्वला ने कोर्ट के इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी और यह केस अभी भी कोर्ट में चल रहा है। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।